तो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। व्हाट आर द फीचर्स जो कि हमें एक वेक्टर के अंदर क्लोनिंग करने में फैसिलिटेट करते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए? प्लाज्मिड के अंदर। एक्चुअली हम क्लोनिंग कहाँ पर कराते हैं? प्लाज्मिड के अंदर कराते हैं ना। मैंने बोला था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। सो ये जो प्लाज्मिड है ये है PBr322। ओके सर, ये इसका नाम है बेटा PBr322। ये प्लाज्मिड है ई कोलाई का, ठीक है। सो ये जो प्लाज्मिड है यहाँ पर ये साइट प्रेजेंट होती है ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट करता है। तो मतलब अगर ओराई नहीं होगी तो क्या होगा? रेप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। सो हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए कि जो हम जो वेक्टर ले रहे हैं वो वेक्टर उसके अंदर ओराई साइट प्रेजेंट हो, उसके प्लाज्मिड में ओराई साइट प्रेजेंट हो। ओराई होगी तब वो रेप्लिकेशन कर पाएगा, ठीक है। हम हमारा जो डिजायर्ड डीएनए का पार्ट इसके प्लाज्मिड में कहीं फिट करेंगे तो वो फिट किया हुआ पार्ट मल्टीप्लाई कब करेगा? वो मल्टीप्लाई तभी तो करेगा जब ये रेप्लिकेट होगा। ये रेप्लिकेट कब होगा प्लाज्मिड? जब इसमें ओराई प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड फीचर? इट इज सेलेक्टिबल मार्कर। सेलेक्टिबल मार्कर क्या होता है? ये वो जीन है, जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टिबल मार्कर फॉर ई कोलाई। अगर स्टैंडर्ड बात की जाए ई कोलाई की तो उसके अंदर ऐसे जीन्स जो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करोगे PBr322 की तो यहाँ पर आपके पास ये AMPR, ये क्या है? एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट, ये जीन है। ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। सो ये वो जीन है जो पर्टिकुलर किसी एंटीबायोटिक को के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट क्या सिक्रीट करती है? दिस सिक्रीट बीटा लैक्टोमेज। याद रखना, ये बीटा लैक्टोमेज सिक्रीट करती है। बीटा लैक्टोमेज क्या करता है? एम्फिसिलिन को डाइजेस्ट करता है। नाउ एम्फिसिलिन क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ई कोलाई को किसी एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में रखेंगे, मतलब हम ई कोलाई को ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जिसमें ये एंटीबायोटिक है एम्फिसिलिन। अब एंटीबायोटिक क्या करेगी? बैक्टीरिया को मारेगी। तो इसका मतलब ये क्या करने वाली है? ये इसको मारने वाली है। लेकिन अगर इस ई कोलाई के पास इसके प्लाज्मिड में ये जीन प्रेजेंट है जो बीटा लैक्टोमेज बना रहा है, तो ये बीटा लैक्टोमेज क्या करेगा? इस एम्फिसिलिन को डाइजेस्ट कर लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया को वो एंटीबायोटिक मार नहीं पाएगी, मतलब उस पे काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एम्फिसिलिन आते ही ये बीटा लैक्टोमेज एम्फिसिलिन को डाइजेस्ट कर लेगा। तो मतलब बैक्टीरिया कैसा रहेगा? जिंदा रह जाएगा, ठीक है। वही चीज एप्लीकेबल होती है दूसरा जीन जो प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन के लिए TET-R यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। सो दिस सिक्रेट्स बीटा लैक्टोमेज। ये जीन सिक्रेट करता है ये प्रोटीन जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये डाइजेस्ट कर लेता है टेट्रासाइक्लिन को। टेट्रासाइक्लिन क्या है? ये भी एक एंटीबायोटिक है। तो जब भी टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में हम बैक्टीरिया को रखेंगे, ई कोलाई को रखेंगे, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर होगा, अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट होगी तो ये डाइजेशन हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन का और बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा, नहीं मरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। सो ये मैं बात आपको बताना चाह रहा था कि ये होते हैं सेलेक्टिबल मार्कर। सेलेक्टिबल मार्कर क्या होते हैं? दीज आर द जीन एनकोडिंग फॉर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज एम्फिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। जैसे मैंने यहाँ पर ये केवल एम्फिसिलिन और टेटार शो किए क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT PBr322 जो दे रखा है उसके अंदर केवल यही चीज़ें शो कर रखी हैं। बाकी इसी तरीके से एम्फिसिलिन के जैसे मैंने शो कर दिया, वैसे क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इनकी भी साइट्स प्रेजेंट होती हैं। बट ये आप याद रखेंगे, चारों नाम याद रखेंगे, एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एंड क्लोराम्फेनिकोल आर कंसिडर्ड एज यूजफुल सेलेक्टिबल मार्कर फॉर ई कोलाई। मतलब हमें क्या करना है? हमें ऐसा वेक्टर चूज करना है जिसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट हों। समझ गए? हमें ऐसा वेक्टर यूज करना है जिसमें ये चीजें प्रेजेंट हों। सेलेक्टिबल मार्कर। नाउ थर्ड वन इज क्लोनिंग साइट्स। ये क्लोनिंग साइट्स क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, वेक्टर नीड रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रिकॉग्निशन एंजाइम्स।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए का पार्ट काटेंगे, जैसे इस प्लाज्मिड पे आएंगे और क्या काटेंगे, जैसे मान लो ये यहाँ पे शो कर रखा है इकोर फर्स्ट, तो ये इसको यहाँ से काटेगा, पीवीयू फर्स्ट ये यहाँ से काटेगा, पीएसटी फर्स्ट। तो ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। एंड ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करते हैं, ये पर्टिकुलर लाइगेज का काम करते हैं, लाइगेट करते हैं डीएनए के पोर्शन को, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बोला कि इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर नीड रिकॉग्निशन साइट, यानी वेक्टर की में क्या होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब कॉमनली जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं उनके लिए काम करने के लिए जगह होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर BAM-H1 के लिए जगह है, साल फर्स्ट के लिए जगह है, PVU सेकंड के लिए जगह है। सो कॉमनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के लिए यहाँ पर जगह होनी चाहिए कि यहाँ पे ये मतलब कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर इकोर फर्स्ट डाला तो यहाँ पे जगह है कि इकोर फर्स्ट यहाँ पर आकर के इसको कट कर सकता है और यहाँ पे हम अपना डिजायर्ड डीएनए डाल सकते हैं। सो इकोर फर्स्ट यहाँ पर क्या है, रिकॉग्निशन साइट इसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए प्रेजेंट है। सो ये एक स्टैंडर्ड इसीलिए माना गया क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पहली बात तो ये जीन प्रेजेंट है जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और दूसरी बात यहाँ पर वेरियस ये जो रेस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम्स हैं साइट, इसके लिए साइट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर। सो इसलिए तो इसका स्टैंडर्ड माना गया। सो इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए वेक्टर नीड रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रिकॉग्निशन एंजाइम्स। नाउ ligation of alien DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes। अब एलियन डीएनए को हम है ना कहाँ पर लगाएंगे, ये सवाल उठता है। तो एलियन डीएनए का जो फिट करने का होता है तो उससे पहले, जब उसके फिट करने से उस पहले हमें क्या करवाना पड़ेगा, वो जिस पार्ट में हमें फिट करना है वो पार्ट कटवाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये काम कहाँ होगा, ये केवल एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर ही, केवल ये जो चीज़ें हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं यहाँ पर फेवरेबल होता है, समझ रहे हो। मतलब अगर हमें एक एलियन डीएनए को यहाँ पर लाना है और उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से यहाँ पर कटवा करके यहाँ पर फिट करवाना है तो उसके लिए फेवरेबल साइट है ये, बस। जैसे एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट रीजन जो है यहाँ पर PVU फर्स्ट, PST फर्स्ट, यहाँ पर ये फेवरेबल साइट्स हैं, ये फेवरेबल रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। मतलब हम यहाँ फिट करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं ये भी पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक। मैं इन चीज़ों को समराइज करके एक टेबल बनाऊंगा। So ligation of alien DNA is considered out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। मतलब यही होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन साइट जो हमें यहाँ पर चाहिए वो, ओके। एग्जाम्पल जैसे यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द BAM-H1। BAM-H1 कहाँ है, BAM-H1 यहाँ, BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की जो BAM-H1 साइट है हम यहाँ लाइगेट कर सकते हैं अपने फॉरेन डीएनए को इन द वेक्टर PBR322। इन PBR322 here we can do at SAL1 this site and PVU site this site, ठीक है। ये फेवरेबल साइट्स हैं स्पेशली इकोलाई के लिए। देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। मैं इस चीज़ को समराइज करके आपको बताता हूँ एक बार। सो इसकी समरी जानने से पहले एक बात बतानी है, क्रोमोजेनिक मटेरियल। क्रोमोजेनिक मटेरियल क्या है, ये ऐसा केमिकल मटेरियल होता है जो एक्सटर्नल मीडियम के कांटेक्ट लाने से, दूसरी चीज़ों में कांटेक्ट में लाने से ये अपना कलर चेंज कर लेता है। जैसे क्रोमोजेनिक मटेरियल जनरली इट्स वाइट इन कलर, लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सिक्रेट करता है बोलो, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ये जीन सिक्रेट करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब ये इसके कांटेक्ट में आता है तो अपना कलर चेंज करके ब्लू कर लेता है। तो वाइट से ब्लू कलर कौन रिस्पॉन्सिबल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बच गई, ये रोप। ये क्या साइट है, ये प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट है रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए, ओके। जब रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है तो उस दौरान प्रोटीन फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। सो ROP इट इज़ प्रोटीन फॉर्मेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इसका काम होता है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीज़ आपको अच्छे से एक बार फिर बताता हूँ। देखो नाउ बैक्टीरिया, नाउ ये तुम देख रहे हो ये बैक्टीरिया है।
बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, कुछ होते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, कुछ होते हैं ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया। अच्छा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, तो ये तो हमारे काम के नहीं है। अच्छा, अगर इन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया के अंदर तुम अगर एम्फिसिलिन डालोगे तो क्या होगा? ये मर जाएंगे। टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड ही नहीं है, और प्लाज्मिड के अंदर ही तो ये सेलेक्टिबल मार्कर्स प्रेजेंट हैं। कौन? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, एम्फीसाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। सो ये वहीं तो प्रेजेंट है प्लाज्मिड के अंदर, तो वो प्लाज्मिड नहीं है, तो उसके बाद में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया ये डालते ही मर जाएंगे। और क्रोमोजेनिक मटीरियल अगर तुम इनमें डालोगे तो क्रोमोजेनिक मटीरियल अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वाइट का वाइट ही रहेगा, वाइट का वाइट ही रहेगा, क्योंकि उसका कलर चेंज करने वाली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्रेट करती थी वो तो अब आएगा नहीं, तो अभी कलर वाइट का वाइट ही रहा। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की। ट्रांसफॉर्मेंट वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ट्रांसफॉर्मेंट आर दोज बैक्टीरिया इन विच प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, एंड ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके अंदर मैं क्रोमोजेनिक मटीरियल डालूं, ठीक है, तो क्या होगा? कलर इसका वाइट से ब्लू हो जाएगा। क्यों वाइट से ब्लू क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लाज्मिड है और उस प्लाज्मिड के अंदर AMPR और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट प्रेजेंट है। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्रेट करेगी और फिर उसका कलर क्रोमोजेनिक मटेरियल का ब्लू हो जाएगा, वाइट से ब्लू। ओके, अगर बात करें कि अभी इनमें एम्फिसिलिन अगर डाली जाए तो क्या ये जिंदा रहेंगे? बिल्कुल जिंदा रहेंगे, क्योंकि AMPR साइट है यहाँ पर। टेट्रासाइक्लिन डाला जाए जिंदा रहेंगे? बिल्कुल जिंदा रहेंगे। नाउ आफ्टर दैट हम ये ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का तो खेल खत्म, प्लाज्मिड ही नहीं है आगे तो इनकी बात ही नहीं चलेगी, इनको तो काम ही नहीं लेंगे हम एज अ वेक्टर। हम ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट को भी हम आगे दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। एक तो रिकॉम्बिनेंट एंड अदर वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट कौन से होते हैं? जिनके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि हमने जो हमारा डिजायर्ड डीएनए था, डिजायर्ड डीएनए का छोटा सा हिस्सा था जो हमने अपने ऑर्गेनिज्म से निकाल करके इसमें डालना था, हमें इस वेक्टर में, इस प्लाज्मिड में हमें डालना था, तो हमने वो डाल दिया, मतलब इंसर्शन हो गया। और इनएक्टिवेशन का मतलब क्या? जरा एक बार इसको एक डायग्राम को दिखाया जाए अच्छे से। ये डायग्राम में क्या है? देखो, मैंने ये बोला था जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था एक वेक्टर की, तो मैंने ये बोला था कि उसके अंदर हम क्या करेंगे? हमें केवल और केवल ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, यानी ये जो सेलेक्टिबल मार्कर्स हैं, हमें केवल यहीं पर इंसर्शन कराना है हमारे डिजायर्ड डीएनए का। जैसे मैं यहाँ बता चुका हूँ ना, ये क्या है? ये क्लोनिंग साइट्स हैं और सेलेक्टिबल मार्कर, ये सारी चीजें देख करके कुल मिला करके मुझे इन्हीं दो जगहों पर करना है। जैसे एग्जांपल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट BAM-H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन द वेक्टर PBR322। केवल हमें इन जगहों पर कराना है, इन जगहों पर ये रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है तो ये फेवरेबल है, हम यहाँ करा सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैंने डीएनए का पार्ट यहाँ से काट करके, मान लो यहाँ से मान लो कि मैंने इस साइड पर यहाँ पर लगा दिया है, इस साइड पर यहाँ पर लगा दिया। कौन सी साइट है ये PST फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो मैंने यहाँ पर वो अपना डिजायर्ड डीएनए लगा दिया इस प्लाज्मिड के अंदर। तो क्या हो चुका है? अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है, अब ये रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन जाएगा, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए RDNA बन गया, ये RDNA हो गया। ठीक है, अब देखो वापस इस टेबल पे जाओ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रेजेंट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है ये भी अब दो तरीके के हो सकते हैं। जैसे एक इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट। अब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहाँ हुआ है उसके बेसिस पे दो पार्ट में मैंने इनको क्लासिफाई कर दिया। अगर मान लो कि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर जाके डीएनए जुड़ा है, इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट गई, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट गई ना, तो इसका मतलब अब टेट्रासाइक्लिन डालने पर वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन डालने पर वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा, एंटीबायोटिक खा जाएगी, और एम्फिसिलिन डालने पर जिंदा रहेगा, क्योंकि एम्फिसिलिन साइट तो एकदम चंगी है। केवल फर्क किस पर पड़ा है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट पर, क्योंकि हमने अपना जो डिजायर्ड डीएनए है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट के ऊपर वहां पर इंसर्ट करवाया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वहां हुआ है।
देन क्रोमोजेनिक मटेरियल का कलर वाइट का वाइट ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोजेनिक मटेरियल के कलर को कौन चेंज करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सीक्रेट करती है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट, ठीक है। देन आफ्टर दैट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पर हुआ है, अगर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट पर हुआ है तो उस केस में क्या होगा? एम्फिसिलिन डालने पर वो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट खत्म हो गई। वहां पर अगर हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वहां पर कोई अपना डिजायर्ड डीएनए वहां पर अगर लगा दिया है तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वहां हुआ है, इसका मतलब अभी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट साइट नहीं रही, इसका मतलब एम्फिसिलिन के खिलाफ उसका जो रेजिस्टेंट है सेल का रेजिस्टेंस वो खत्म हो चुका है। अब देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट की बात करें तो टेट्रासाइक्लिन डालने पर वो जिंदा रहेगी, क्योंकि वो सही सलामत है। क्रोमोजेनिक मटेरियल का कलर ब्लू हो जाएगा, क्रोमोजेनिक मटेरियल का कलर ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्रेट करेगी, जो इसका कलर ब्लू से वाइट से ब्लू कर देगा, ठीक है। देन कुछ बैक्टीरिया होते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब जिनके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया का टाइप है ये, जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, बट यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है। नो नेगेटिव, यहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ मतलब दोनों साइड सही सलामत है। एम्फिसिलिन वाली साइड भी सही है, टेट्रासाइक्लिन वाली भी सही है, क्योंकि अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता तो केवल इन्हीं दो साइड्स पर होता और कहीं तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये सही सलामत है, तो एम्फिसिलिन डालने पर बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, टेट्रासाइक्लिन डालने पर बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, और क्रोमोजेनिक मटेरियल का कलर ब्लू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग। अच्छा, ये सब करते क्यों हैं हम? ये क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो सीधी सी बात इतना याद रखना कि एक ऑर्गेनिज्म से हमने डीएनए को निकाला, उसका एक जीन निकाला, एक डीएनए का पार्ट निकाला, उसको हमें किसी वेक्टर में डालना है। तो वेक्टर में डालेंगे कहाँ? प्लाज्मिड में डालेंगे। अब प्लाज्मिड में कहाँ डालना है और वो डल गया या नहीं डला उसका पता कैसे चलेगा हमें? तो उसके लिए हमें ये सारे फीचर्स काम में लेने पड़ते हैं, कि मतलब हमें अगर प्लाज्मिड चूज करना है तो पहले उसमें ओराई प्रेजेंट होनी चाहिए, रॉप साइट प्रेजेंट होनी चाहिए, वहाँ पर सेलेक्टिबल मार्कर होने चाहिए, यानी रेजिस्टेंस के लिए ये जो साइट्स हैं, ये रेजिस्टेंट जीन्स हैं, ये प्रेजेंट होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए। सेलेक्टिबल मार्कर के बाद में यहाँ पर क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, कि भाई यार अगर रेस्ट्रिक्शन हम करवाएंगे तो ये अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, कि यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो ये फेवरेबल साइट्स हैं। फिर यहाँ हुआ या नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा हमें? इसीलिए तो हमने ये दोनों साइट्स को चूज किया, क्योंकि हम जानते थे कि अगर और कहीं हो गया तो उसको हम बाहर से डिटेक्ट नहीं कर सकते। अगर यहाँ हुआ है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे? अगर यहाँ हुआ है तो ये साइट काम नहीं करेगी और बैक्टीरिया एम्फिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा, मतलब एम्फिसिलिन मीडियम में डालते ही मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या हो चुका है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। अगर यहाँ हुआ तो हम समझ जाएंगे। अगर मान लो यहाँ किसी भी रैंडम पोजीशन पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, तो किसी भी रैंडम पोजीशन पे हुआ तो फिर क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? किसी भी रैंडम पोजीशन पे हुआ तो हम खुद डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हो गया या नहीं हुआ। सो दिस इज सिंपल, और ज़्यादा इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इन चीज़ों को याद रखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेंगी, और समझ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको वेक्टर्स के बारे में और चीज़ें बताता हूँ कि कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।